लोगों का स्वागत है सत्या क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारे इसके पिछले वीडियो में हम सब है ना लाइट के बारे में जाने थे। आज हम सब प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक आज प्लेन मिरर है। चलिए उससे पहले आप कॉपी पेन और एक पानी बोतल अपने पास रख लीजिए और तैयार होइए, है ना। हम जो अपना आगे की कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। पहले हम प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण एक फ्लैट है, नाम ही है समतल, तो एक प्लेन सा जगह कोई वस्तु है जिसकी ऊपरी सतह पूरा चिकनी रहती है और नीचे की सतह पेंट की जाती है। सिंपल भाषा में दर्पण पहले जाने कि दर्पण क्या है। तो दर्पण जो है जिसे हम अपनी भाषा में आईना बोलते हैं, जो घर में यूज होता है आईना, जिसे हम अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। दर्पण को आईना या मिरर बोलते हैं। यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी एक सतह पूरी चिकनी रहती है, पूरी चिकनी रहती है तथा उसके एक सतह पेंट, जिसे चांदी की हम पेंट लगाते हैं, परत चढ़ाते हैं, उसे हम रज्जित बोलते हैं। रज्जित रहती है, पेंट रहती है ना। जैसे इसकी ये जो सतह है, नीचे की सतह, वो पेंट है। इसका नाम देते हैं ए और बी। ए और बी मिरर की लंबाई है। तो ये प्लेन है। इसकी ऊपरी सतह जो है, जिसे हम ऐसे देख सकते हैं, इसमें प्रकाश आएगी, टकराएगी और वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब है कि है ना, दर्पण उसे कहते हैं जो उस पे अपने पे आने वाले सभी प्रकाश को, जितने भी प्रकाश उस पे आए, 1 किरण, 10 किरण, 20 किरण, जितने भी प्रकाश की किरण आए, सबको ये आपस में परिवर्तित कर देती है ना। जितने भी किरण आते हैं सबको वापस कर देते हैं। बाकी सभी वस्तुओं में ऐसा गुण नहीं है कि जितना प्रकाश आए उसे पूरा का पूरा है ना परावर्तन कर देते। एक चिकनी सतह जिसे हम दर्पण कहते हैं, वो अगर इस पे 100 प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो 100 की 100 प्रकाश की किरणें जो है वापस भी लौट के जाती है। बाकी सब वस्तुएं कुछ वस्तुओं को एब्जॉर्व कर लेती है ना। तो मिरर एक ऐसा वस्तु है जिसकी एक सतह पेंट रहती है और एक सतह पूरा चिकना रहता है, उसे हम दर्पण या आईना कहते हैं। समतल दर्पण की बात करें तो ये एक समतल दर्पण ही है, प्लेन है, इसका भी एक सतह पेंट रहता है। तो इसे हम मिरर बोल सकते हैं या समतल मिरर है ना, प्लेन मिरर बोल सकते हैं। सेम इस परिभाषा से इसके बारे में समझते हैं कि समतल दर्पण में कौन कौन सी घटनाएं हैं, इसका क्या क्या गुण है। समतल दर्पण के गुण के बारे में जानते हैं हम सब कि समतल दर्पण की गुण क्या है। देखते हैं मेकाई देखते हैं समतल दर्पण के गुण को। इसे नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं हम सब। यहां देते हैं हम सब समतल दर्पण की विशेषता, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में पूछते रहते हैं कभी ना कभी। हम सब पहला पॉइंट, हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, समझ के चलेंगे। पॉइंट में लिखने पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए पॉइंट से लिखेंगे हम सब। समतल दर्पण की जो विशेषताएं होती हैं समझ के चलते हैं हम सब, है ना। मान लेते हैं ये समतल दर्पण है और ये पीछे पेंट है। इसका कुछ नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, MN, AB, PQ, कुछ भी। इसमें प्रकाश आती है और अगर आई है तो टकराएगी, टकराने के बाद वापस लौट जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, उसके बाद में हम इसके गुण को देखेंगे
कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहीं से समझते हैं पहले। सॉरी, इसे हम थोड़ा मिटाते हैं, पहले प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, है ना। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग जो हम सबका चैप्टर का नाम था, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में, है ना। रिफ्लेक्ट मतलब लौट के जाना। जैसे प्रकाश के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक दीवार खड़ा है ना, पीछे कुछ सहारा खड़ी है। अब हम ऐसे कहते हैं कि इस पे हम यहाँ से क्या किए कि हम यहाँ खेल रहे हैं ना, गेंदा को हमें इस हाथ से फेंकें, तो फेंके तो यहाँ आया और यहाँ टकराया। यहाँ से टकरा के मान लें हम थोड़ा सा ऐसे गेंदा को फेंके, इस तरीके से गेंदा गया, यहाँ टकराया तो गेंदा वापस ऐसे लौट के आती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ गेंदा को फेंके, गेंदा टकरा के वापस आए, यानी गेंदा का यहाँ परावर्तन हो रहा है, वापस लौट कर आना। किसी चीज को फेंका जाए, वो वस्तु किसी वस्तु से टकराए और टकरा कर अगर वापस पुनः उसी माध्यम में चला है तो सेम परावर्तन समझते हैं, उस घटना को परावर्तन समझते हैं। सेम टू सेम यही होता है कि मान ले हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण यानी चिकनी सतह लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण। अब यहाँ से क्या किया कि यहाँ को हम प्रकाश को लाएं, इंसिडेंस, है ना, आपतित किरण जिसे बोलते हैं, और यहाँ से यह ऐसे लौट के चले गए, है ना। ये आने वाली किरण, ये प्रकाश, सूर्य की प्रकाश है तो आने वाली किरण है, इसे हम लिखेंगे आने वाली किरण। आने वाली किरण को शॉर्ट नेम में आपतित किरण लिखते हैं, है ना, आपतित किरण, आपतित किरण। इसे नोट में ध्यान रखें, कभी कभी पूछती है कि आपतित किरण से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो किरण किसी वस्तु के आगे जाए चिकनी सतह पर टकराएगी उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज करते हैं, ज्यादा समझ में आएगी, है ना। ये मान लो टकरा के ये वापस ये किरण है, तो जो लौट के जाती है, ये लौट कर जाने वाली किरण, जाने वाली किरण, समझना हमें आराम से। इसे हम शॉर्ट में परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण, लौट के गई उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों, एक का आना और एक का जाना, यानी सीधी बात से हम बोले जाते, जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। लौट कर जो जाए परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं, है ना, खुद डालते हैं इसे, ये नहीं कि ये खुद हम समझने के लिए डालते हैं, इस पर एक हम लंब डालते हैं, उसे हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब हम खुद डालते हैं समझने के लिए। क्या समझना होता है ये समझ। जैसे अब कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो सिंपल बात देखिए, ये प्रकाश हवा से आई और वापस हवा में ही चली गई, नीचे कांच थी इसमें नहीं हुई, इसे टकरा के वापस लौट गई। यानी जिस माध्यम से आ रही, जैसे पानी में आया, जैसे मान लीजिए पानी थी तो हमने पानी से टॉर्च मारा और पानी में ही वापस आ गया, तो हम इसे परावर्तन कहेंगे। अगर हमने पानी में दिया नीचे पानी और पानी में चला गया, तो वो अगला चैप्टर है, वो अपवर्तन होगा। ये लौट कर उसी माध्यम, अगर पानी से मारे पानी में लौट गया तो परावर्तन। जिस माध्यम से हम लाइट को देते हैं, अगर किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन उसे कहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने इधर मारा दीवार से उस तरफ हो गया गेंद, वो परावर्तन नहीं हुआ, वो अपवर्तन हुआ, है ना। तो परावर्तन का मतलब हुआ कि जैसे ये दीवार है, हम गेंदा मारे, इधर से मारे, दीवार से टकरा कर इधर ही वापस आ गया, तो ये परावर्तन हुआ। ये नहीं कि हमने दिया इधर मारा और उधर चला गया और उधर वापस आया ही नहीं हमारे माध्यम में, वो दूसरे माध्यम में चला गया, तो वो होता है अपवर्तन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो सिंपल से बात है, लिखने की बात है, अपनी भाषा में लिखेंगे
कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, सिंपल भाषा में ये आने वाली प्रकाश है, तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण है ना, जब कोई प्रकाश की किरण आनी है तो प्रकाश की किरण है। किरण किसे कहते हैं, तो हम बताए हैं कल की वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में, कि जब हम जिस रास्ता पे प्रकाश चलते हैं उस पथ को, जिस रास्ता पे प्रकाश चल रहे हैं, प्रकाश के कण जिस रास्ता पे चल रहे हैं उसे हम किरण कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले या चिकनी, लिख सकते हैं चमकीले या चिकनी सतह पर आती है ना, एकदम साफ साफ भाषा में आती है। पहला स्टेप ये हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, अगर कोई वस्तु है ना, कोई ऊपर से आ रही है या आ रही है और सतह पे किसी सतह पे आ रही आती है, तो कन्फर्म एक बार टकराती है, आती है और उस चिकनी सतह से, उस चिकनी सतह से टकराती है ना, टकराती है। अब टकरा गई, अब टकराई है तो वापस पुनः जाएगी, टकराती है और टकराने के बाद, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम जैसे हवा तो हवा या जो भी है ना, पुनः उसी माध्यम या अन्य माध्यम लिख देते हैं, या कोई जरूरी नहीं है, समझा देते हैं इसे, फिर ज्यादा पीछे हो जाए। उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। लौट जाते उसे प्रकाश का प्रवर्तन नहीं कहते है ना, लौट जाते जो ठीक है, उस प्रक्रिया को या उस घटना को या उस पूरे प्रक्रिया को है ना, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यह समतल दर्पण थी, प्लेन में थी, चिकनी सतह थी, कोई प्रकाश आने वाले को हम आपतित किरण भी लिख सकते थे, है ना, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे आपतित होती है, किताब तो यही लिखती है कि है ना, सतह पे आती नहीं, आपतित होती है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाते, वो भी अच्छे है, बट अपनी भाषा में समझ कर रखें कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को या उस पूरे क्रिया को, उस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे चले हम, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जिससे हम समझेंगे आराम से। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, है ना। पहला क्या है समझिए, है ना, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। कहता है जैसे देखिए, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और यह विलंब किस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे जो लंब डाले उसे हम अभिलंब कहते हैं, है ना। तो आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, तीनों एक ही प्लेन में, एक ही सतह पे है। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा कौन बिंदु है, आपतन बिंदु, और इस पर क्या डाले, लंब, तो उसे हम बोलते हैं अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या इस पूरे बड को, यहां से लेके यहां तक के पूरे बड को अगर हम ना लिखना चाहें छोटा रूप में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अभिलंब। इस पूरे बड का छोटा रूप है अभिलंब, नॉर्मल, है ना, अभिलंब। तीन तथा अभिलंब
एक ही सतह में स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम और आसान है कि आपतन कोण बराबर, जिसे हम आई से लिखते हैं इंसिडेंस एंगल, है ना। दूसरा परावर्तन कोण आर, रिफ्लेक्ट एंगल, है ना। क्या समझे, इसे शॉर्ट में लिखते हैं कभी कभी ऐसे कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये दूसरा नियम है। समझते कैसे बराबर है ना। इसे नोट कर लो, इसे समझाते हैं फिर आराम से। इसे मैथ थोड़ा सा करते हैं, मैथ में जोड़ घटाव करके हम सिखाते हैं कि कैसे दोनों बराबर होते हैं। पहले आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ लें कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। इसे मिटा रहे हम देखते हैं। आराम से नॉर्मल माइंड करके देखिए ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब जैसे हम लिखें कि कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली प्रकाश का है परावर्तन, इसलिए हम लिखे परावर्तन के नियम। ये प्रकाश के लिए जरूरी नहीं, किसी भी चीज का अगर परिवर्तन कहीं पे हो रहा हो, कहीं से भी चीज का, गेंदा का परिवर्तन हो, साउंड का परिवर्तन, है ना, साउंड का रिफ्लेक्ट हो रहा, आवाज आगे से इको आ रही हो, किसी भी चीज का परिवर्तन हो, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। जैसे हम समझते हैं क्यों, कैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में पहले थोड़ा जान लें। तो भाई जरूरी है कि आपतन कोण कहते किसे हैं, तो बहुत सिंपल है। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण रहा है आपका, है ना, और ये अभिलंब रहा है आपका। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इधर अभिलंब को लेके चलना, अभिलंब और आपतित किरण यानी आने वाले किरण के बीच में जो कोण बनता है हम उसे आई बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण। कौन आपतन कोण। तो आपको समझ में आएगा होगा कि परावर्तन कोण कौन होता है ना। जैसे ये हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित का मतलब लौट के जो जा रही है किरण, उसके साथ तो अभी ये तो कोण बनाने के लिए लंब जरूरी है, तो इसके साथ जो कोण बनाएगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन परावर्तन कोण। और अगर थोड़ी सी मैथ की जानकारी हो तो मैं बताऊं कि दोनों आपस में बराबर होंगे, कैसे, ध्यान से। मान लेते हैं कि ये सतह से थीटा डिग्री का कोण बना के इस पर इंसिडेंस हुआ है, आया है, और थीटा डिग्री के कोण बना के चला गया है। मानते जितना कोण बना के आया उतना कोण बना के चला गया। ध्यान समझिए, अगर हम इसे एक तरफ मिटार के देखें ध्यान से, तो ये पूरा 90 डिग्री था क्योंकि लंब है। अगर ये 90 है तो ये पक्का है 90 माइनस 6 है ना, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, जैसे मान लें कि ये हमारे पास लंब है, आप भी पढ़े होंगे लंब का मतलब 90 डिग्री होता है, और यहां से एक बांट दिया जाए, है ना, फिगर थोड़ा गलती हो रहा है, ये लंब है, इससे हम ना बांट रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसे क्या किया, हम थीटा में बांट कि भैया ये इतना देर थीटा हो गया और ये पूरा 90 था। आप सोचिए कि ये पूरा चीज का 90 है, अगर ये 30 है तो ऑटोमेटिक ये 60 है। कैसे निकालें, जो पूरा था उसमें जितना हमें पता था तो वही बता रहे कि ये थीटा है, ये इतना दूर थीटा है, तो कंफर्म है कि पूरा 90 है, तो 90 में घटा के इसको निकालेंगे, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है। सेम टू सेम प्रोसेस इधर था, है ना, ये अगर थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। अब दोनों एंगल सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं, इसलिए लिखा जाता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहीं भी परावर्तन हो,
नॉर्मल भाषा में याद रखें, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में पूछते हैं कि है ना, आप प्रवर्तन के नियम में कौन सत्य है? तो प्रवर्तन के नियम में दो ही सत्य हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलोम, तीनों एक सतह में। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण आई इक्वल टू आर, आई और आर आपस में क्या हो? बराबर हो। ये हुए प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन को तो लौटना, तो प्रकाश का प्रवर्तन लिखें, समझें, है ना। समतल दर्पण से दिखाएगा कि कैसे परावर्तन होता है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम समतल दर्पण के गुण के बारे में कि समतल दर्पण का गुण क्या है ना। जैसे समतल दर्पण की विशेषता, अगर थोड़ी बहुत बोलने में कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसे भाई समझ के माफ कर दीजिएगा ना, क्योंकि हम थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हम सबसे, बोलते बोलते बोलने का कुछ बोला जाता है, कुछ आगे पीछे हो जाती है, बट था, है ना, माफ कर दीजिए, समझते चलिए। पहला विशेषता हम लिखते हैं, समझ समझ के लिखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी जो होता है, इमेजिनरी इमेज जो होता है, वास्तव में आभासी का जितना भी प्रतिबिंब आभासी हो वो सीधा ही होते हैं। इसके बारे में हम इसके बाद वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे विशेषता जान लेते हैं। चल, यहाँ पे कुछ खास जरूरी नहीं इसकी, जैसे हम समझाते हैं। जैसे आभासी और सीधा का मतलब क्या हुआ, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट है जो पहले देखते चलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे फेस कीजिए कि आपके सामने है ना आईना रखा हुआ है, जो घर में यूज करते हैं, आईना रखा हुआ है, ऐसा मानिए, है ना। इमेज कीजिए कि हमारे सामने आईना है, और अगर है बगल में तो आईना लेके देखें, है ना। बड़े से आईना हो तो और अच्छी बात है, उसमें देखें। पहले देखते हैं कि हम उसके सामने खड़ा होते हैं तो वो भी मेरे तरफ मुंह करके खड़ा होता है। अगर हम ऐसे खड़ा है इस तरीका से, तो वो भी उसमें भी प्रतिबिंब इस तरीका से ही बनता है, ऐसे ऊपर टिप्पी तो ऊपर टिप्पी, ये नहीं कि कलर चेंज हो जाएगा, कलर सेम ही है। पैर नीचे तो पैर नीचे, अगर हम ऐसे उलट के देखें तो यह भी उलट जाता है ना। कहने का मतलब ये सीधा प्रतिबिंब है। अगर उल्टा होता तो ऐसे होता है ना, ये सीधा प्रतिबिंब। पीछे बनता है हम दर्पण के आगे, कोई भी वस्तु, कोई भी दर्पण हो, दर्पण के आगे वस्तु को रखी जाती है। तो ये मान लिया आईना है तो इसके आगे है, इसके अंदर। पीछे मतलब ये नहीं कि इसके पीछे बनेगा, इसके अंदर का पीछे, है ना, इसके अंदर बनेगा पीछे में। फिर देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये अच्छा है। पार्श्विक रूप से उल्टा, अभी तो बोले कि हम सीधा होता है। पार्श्विक रूप का मतलब दिखने में उल्टा लगता है, वास्तव में उल्टा होता नहीं है, है ना। जैसे हम हिला रहे हैं, है ना, तो वो भी हिला रहा है। हम अगर दाहिना हिला रहे हैं तो भी दाहिना हिला रहा है ना, बट हमें लगता है कि बामा हिला रहा है ना। तो अपने तरफ से दाहिना ही हिला रहा है, ऐसा हमें फील होता है। तो इसे हम पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं, है ना। देखने में सिर्फ उल्टा, उल्टा होता नहीं है। समतल दर्पण में
पर है ना, वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है, यानी बराबर होती है। जैसे जितना आईना के सामने हम खड़ा है, जितना बड़ा हम है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है ना। तो जितना बड़ा वस्तु हो उसका प्रतिबिंब, समतल दर्पण की बात करें, उतना बड़ा ही बनता है। अगर छोटा वस्तु तो छोटा प्रतिबिंब, बड़ा वस्तु तो बड़ा प्रतिबिंब, है ना। उसमें हम ऐसे करते तो वो भी ऐसे करता है ना। तो सेम हम सीधा बनता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। समतल दर्पण की कई अच्छा विशेषता है कि हम उससे घर में यूज कर सकते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई सेम होती है। आगे की बात करें, 5वां पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु की चाल एवं प्रतिबिंब की चाल समान होती है, परंतु वेग अलग होती है। समझते हैं? समान चाल का मतलब देखते हैं, बहुत सारे अगर 9th क्लास के स्टूडेंट अगर 9th में पढ़े होंगे मोशन चैप्टर, तो उन्हें चाल समान है और वेग अलग 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 होती है, क्यों ये पता होंगे। समझाते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल है जो आप कितना रफ्तार से जा रहे हैं, 50 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहे हैं, वो आपकी चाल है ना। बट किस दिशा में जा रहे हैं उसके साथ अगर कोई बोले जैसे 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रहे हैं, ये आपकी वेग है। तो जिसमें दिशा के साथ बताया जाए वो वेग होता है, और प्लस स्पीड बताया जाए तो वो चाल होता है। स्पीड का हिंदी ही चाल होता है ना। चाल का मतलब जिससे मान लें आईना बीच में रखा हो, टंगा है कहीं पे, हम ऐसे जाते धीरे धीरे तो वो भी आगे आती है। हम जा रहे हैं उसके, है ना, शीशा की तरफ, वो भी अपने तरफ में शीशा की तरफ आती है, बट हमें लगता है कि हम उधर जा रहे हैं तो वो इधर आ रही है ना। ऐसे होता है। इससे बीच में एक आईना है, ये प्रतिबिंब है, हम बढ़ रहे हैं आईना की तरफ, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़े, ये भी बढ़े, ये भी बढ़े, ऐसे हो रही है दोनों। अब आईना की तरफ बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, हम इसमें टच करेंगे आईना में तो ये भी टच करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हम चल रहे हैं इधर, ये चल रही है इधर, चल रही है दोनों शीशा की तरफ ही नजदीक आ रही है, बट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक जा रही इधर, एक जा रही इधर। तो वेग जो है, चलने की रफ्तार सेम है, ये भी 5 मीटर की रफ्तार से, ये भी 5 मीटर की रफ्तार से चल सेम रही है, बट दोनों की दिशा विपरीत है ना। इसलिए वेग अलग अलग होते हैं। यहां लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की चाल समान होती है, परंतु दोनों की दिशा विपरीत होती है, और अच्छी होगी, है ना। अर्थात करके लिख देते हैं, अर्थात समान चाल होती है, समान चाल होती है, परंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 कदम, उधर से भी आ रहा है 2 एक आदमी मेरे इमेज, और मैं इधर चल रहा हूं, तो मैं इधर 1 कदम चला तो वो 1 कदम इधर चला, मैं इधर वो इधर, है ना, ये इधर 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 इधर। तब ना अगर 2 वस्तु दूर में खड़ा हो या दूर में हो और इसे पास आना हो तो एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तभी पास आएंगे। अगर एक दूसरे के दिशा में चलेंगे कि ये भी जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो हमेशा दूरी कांस्टेंट रह जाएगी, है ना, समान चाल हो तो। इसलिए कहते हैं कि विपरीत दिशा में चलते हैं। तो सब ध्यान देने वाली बात है कि चाल तो समान होते हैं बट वेग अलग अलग होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दें कि समतल दर्पण में वस्तु की चाल और प्रतिबिंब की चाल क्या होती है, तो बराबर होती है। बट अगर यह पूछ दे कि वस्तु की चाल और प्रतिबिंब की चाल वेग, वस्तु की वेग और प्रतिबिंब की वेग समान होती है या समान होती है, इनमें से कोई नहीं, है ना, या ये भी दोनों, तो भाई वेग की बात करें तो असमान होती है, अलग अलग होती है। वेग अलग होती है बट चाल समान होती है। हम अभी समझाएं, वेग के साथ दिशा होना चाहिए, तो दिशा अलग है इसलिए वेग अलग होगी, और जबकि चाल में किसी चीज का ना दिशा से कोई लेना देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है। आगे बढ़ते हैं, हम 6ठा पॉइंट लिखते हैं, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है।
प्रतिबिंब की दूरी। जैसे दर्पण से सबकी दूरी मापी जाएगी। दर्पण की मान लो ये बीच में दर्पण है, तो मान लो इतना दूरी पर प्रतिबिंब है, यानी वस्तु है, तो इतना दूरी पे प्रतिबिंब इस तरफ होगा, विपरीत दिशा में, है ना। तो जिससे मान लो ये आईना है, आईना से हम 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसके पीछे 2 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगी। यानी हम 1 मीटर की एक कदम गए आगे, तो वो भी 1 कदम आगे आएगी। हम अब 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो वो भी 1 मीटर की दूरी पर होंगे, है ना। अगर हम आईना के एकदम शून्य दूरी पर पहुंच गए, लगभग दूरी सट गए हैं उसमें, तो वो प्रतिबिंब भी सट जाएंगे। जितना दूर पे वस्तु रहेगा उतना ही दूर पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, बट अंतर इतना है कि हम दर्पण के आगे रहेंगे और वस्तु जो है दर्पण के आगे रहेगी, और प्रतिबिंब जो बनेगी वो दर्पण के पीछे रहेगी, बट दूरी समान रहेगी, दूरी समान रहेगी, है ना। आगे पॉइंट लिखते हैं हम 7। कुछ बातें होते हैं जो याद भी रखना जरूरी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की चर्चा हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, लास्ट में करेंगे। समतल दर्पण में या समतल दर्पण की लिखते हैं, है ना, कि फोकस दूरी शून्य मानी जाती है ना, शून्य होती है। याद रखिएगा इसे, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो शून्य है, इसकी कोई फोकस ही नहीं होती है ना। जब फोकस शून्य है, इसीलिए क्षमता की बात करें, अगर लेंस में हम क्षमता की बात करें तो 1/4 फोकस दूरी होता है। 1/4 फोकस दूरी क्षमता का फॉर्मूला होता है, हम साइड में लिखते हैं। वहां लेंस की बात की जाती है कि लेंस की क्षमता बराबर 1/4 फोकस दूरी, 1/4 फोकस दूरी, यानी शॉर्ट में एफ लिखते हैं, फोकस दूरी को लिखते हैं। तो क्षमता की बात करें हम, सिर्फ क्षमता की बात, तो क्षमता का 1/4 फोकस क्यों नहीं लिख सकते, फोकस दूरी, है ना। भाई लेंस रहे हो तो बात की बात है। इसीलिए क्षमता अगर निकाले समतल दर्पण की, 8वां पॉइंट में लिखें कि समतल दर्पण की क्षमता यानी पावर इसकी क्या है, तो इसको लिख सकते हैं 1/0, अर्थात 1/0 अर्थात अनंत होती है। इसका मतलब अनंत रखिएगा, है क्षमता 1/0 अर्थात अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता की बात करें तो अनंत होती है ना। ये अनंत का मतलब समझिए कि मान लो आईना है, सामने में दर्पण है, और जितना दूर हम सब देख सकते हैं आईना के जितना दूर का कवर एरिया करता है, सब एरिया को दिखा लेता है। इसके लिए इसकी क्षमता जो होती है अनंत होती है, जितना दूर देखना चाहे सब देख सकते हैं। इसकी क्षमता बहुत है, अनंत है, जहां तक इसका सीमित ही नहीं है। जहां मन आईना इस तरफ में, तो इस तरफ में हम जितना दूर तक चाहे उतना दूर तक देख सकते हैं ना। इसलिए हम कहते हैं कि क्षमता जो होती है इसकी अनंत होती है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की, है ना, प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो प्रतिबिंब में हम इससे मिटाते हैं, 9वां पॉइंट लिखते ऊपर में। अभी आ लो 10 मिनट आया कर लिया। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, यदि 2 समतल दर्पण कुछ कोण पे रखा जाए, कुछ कोण यानी थीटा कोण पर रखा जाए, तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या, कि कितना प्रतिबिंब बनेगा ये निकालना सीखेंगे हम। कुछ खास नहीं होता है ना। एक नॉर्मल भाषा हम समझें तो 360 डिग्री में थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं, समझिएगा, है ना। थीटा से हम डिवाइड करते हैं बस। बट यहाँ केस अब उत्पन्न होता है, ये फॉर्मूला है, केस अब यहां से उत्पन्न होता है पहला, कि यदि
यदि प्रतिबिंब की संख्या यदि प्रतिबिंब की संख्या सम आ जाए, ध्यान समझिएगा, सम आ जाए तो उसमें एक घटा देते हैं। पॉइंट दूसरा, यदि प्रतिबिंब की संख्या विषम आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, है ना, इसे इवन बोलते हैं, इवन आ जाए, और इसे हम ऑड बोलते हैं। ऑड आ जाए तो वही प्रतिबिंब की संख्या होती है, वही प्रतिबिंब की संख्या होती है। अगर विषम आ जाए तो उसे कुछ नहीं घटाना है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल मान लें एक मिरर ऐसा और एक मिरर ऐसे है, ये भी मिरर है और ये भी एक मिरर है, और ये मिरर प्लेन मिरर को 60 डिग्री के कोण पे रखा गया है। अब इसके बीच में एक वस्तु को रखा गया है ना, ये बॉडी है, वस्तु है कुछ, मान लेते एक आदमी को बना देते हैं हम छोटा सा, इस तरीका से एक आदमी है। अब इस आदमी का कितना प्रतिबिंब बनेगा ये हमें निकालना हो तो पूरा 360 में 60 डिग्री से भाग करेंगे, 6 6 36 यानी 6 प्रतिबिंब, जो कि गलत है। 6 सम है, इवन नंबर है, इसलिए इसमें एक घटाएंगे और लिखेंगे 5 प्रतिबिंब। अब आंसर सही है। तो हमें इतना ही याद रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ विषम के लिए, बस किसी तरीका से हमें प्रतिबिंब की संख्या विषम लानी है, सम नहीं, है ना, नॉर्मल भाषा में याद रखना। जैसे मान ले कि अगर कोई ये है जो 45 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री पे है तो 360 बाय में 45 अगर काटना चाहें, है ना, 8 बार में लगभग कट जाएंगे, है ना, यानी 8, इसमें एक घटा देंगे तो 7 प्रतिबिंब। सिंपल सी बात है ना। मन में सवाल है कि अगर ये दोनों को 90 डिग्री पे रखा जाए तो भाई 360/90 4 बार में, यानी 1 घटा देंगे 3, 4 में 1 इसलिए घटाएंगे कि ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये प्रतिबिंब हो गया, ये भी प्रतिबिंब हो गया। है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जिससे मान लो 360 दिए, इसमें 100 से भागा दिया, काट के 3.6 आया है, तो प्रतिबिंब कभी दशमलव में नहीं होते हैं। दशमलव में प्रतिबिंब नहीं कि 3.6 प्रतिबिंब, नहीं, इसे हम लिखेंगे सिर्फ 3 प्रतिबिंब। दशमलव के बाद वाला को छोड़ देंगे, थोड़ी ना प्रतिबिंब आधा बनेगी, नहीं, सीधे लिखेंगे 3 प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। तो ये सब बातें याद रखनी है कि दशमलव में प्रतिबिंब की संख्या नहीं होती है, कहे तो लिखा दे, ऐसे नोट करते चले खुद कि प्रतिबिंब की संख्या जो होती है वो दशमलव में नहीं होती है, पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। प्रतिबिंब की संख्या, ये नोट है, पॉइंट नहीं है, ये नोट है कि प्रतिबिंब की संख्या दशमलव में गिनती नहीं की जाती है, गिनती नहीं की जाती है। यह एक प्रकृत संख्या होती है, प्रकृत संख्या होती है। प्रकृत संख्या इसलिए लिखेंगे कि 1 से 1 2 3 5 6 8 10 पूर्णांक नहीं लिख सकते क्योंकि पूर्णांक में माइनस होता है, कभी भी कोई चीज की संख्या माइनस नहीं होती है। पूर्ण नहीं लिखेंगे क्योंकि पूर्ण में 0 शुरू होता है और किसी प्रतिबिंब की संख्या 0 नहीं होती है ना, इसलिए प्रकृत लिखना ज्यादा अच्छा होता है ना, थोड़ा बहुत मैथ भी समझते हैं। पॉइंट नंबर 10वां, यदि दो समतल दर्पण को है ना समांतर रखा जाए तो उनके द्वारा किसी वस्तु का
अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये एक आईना यहाँ है, एक आईना यहाँ है, ये पेंट है और ये भी पेंट है, ये दोनों से समांतर है। यहाँ एक आदमी है, अभी इस आदमी का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। क्यों? क्योंकि 360 और यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा तो कनेक्ट में है ही नहीं, तो थीटा इक्वल टू 0 और 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अनंत, इसीलिए अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे समझने के लिए एग्जांपल है कि कभी आप सैलून में बाल कटवाने गए होंगे, लड़का होंगे तो भाई बाल कटवाने गए होंगे, आजकल तो लड़कियां भी जाती हैं सैलून, जो ब्यूटी पार्लर जिसे हम कहते हैं, है ना, उसमें जाती हैं भाई, आईना के सामने इधर भी आईना, पीछे भी आईना, बीच में बैठते हैं तो दोनों तरफ आईना है समांतर में। वहां पे जब आप बैठते हैं तो देखते हैं कि आगे फिर पीछे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे दिखते रहता है ना, आगे वाला में आगे फिर पीछे भी दिखता है, एक शीशा में आगे फिर पीछे, आगे पीछे ऐसे करके देखते हैं, उसे झुक के तो देखते हैं बहुत सारी दिख रही है, धीरे धीरे छोटा होती जा रही है ना। इसका मतलब है कि जब जो समांतर में आईना रखा और उनके बीच में अगर आप गए हैं तो वहां पे अनेक प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि यदि दो दर्पण समतल दर्पण है और उसे हम समांतर में रखें, समांतर आमने सामने आईना को रखें, आमने सामने आप करके घर में देख सकते हैं, आपके पास अगर दो आईना हो तो आमने सामने अगर किसी को रखें, दो आदमी को बोले पकड़ने के लिए और अपना फेस देखें, है ना, आमने सामने अगर हम रखें तो जो उसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? अनंत, बहुत सारे प्रतिबिंब। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर 90 डिग्री पे रखा जाए, 60 डिग्री पे रखा जाए, तो हम बताए दिए कि 90 का है तो 360/90, अगर 60 का है तो इतना बाय 60, या सम नहीं होना चाहिए, यानी 6 या 4, इसमें 4 में 1 घटा देंगे तो 3 प्रतिबिंब, इसमें 6 में 1 घटा देंगे तो 5 प्रतिबिंब, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें 3 प्रतिबिंब बने। सम नहीं होना चाहिए, इतना देखिए प्रतिबिंब की संख्या सम नहीं, ऑड आए तो ऑड को ऑड ही छोड़ दीजिए, है ना, इवन नहीं हो, ऑड हो। ये हुए समतल दर्पण के बारे में इतने सारी बातें। जो भी बातें नहीं समझ में आए, जो पॉइंट नहीं समझ में आया हो हमें बताएं, है ना। इसके बाद हम सब चलेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में कुछ ज्यादा है इससे पढ़ने को, उसमें भी गोलीय दर्पण में जाएंगे तो गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटेंगे, है ना। 2 भाग का नाम रहेगा, एक उत्तल, एक अवतल, है ना, वहाँ पे नाम देंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वहां जानेंगे कि एक को अपसारी और एक को अभिसारी क्यों कहा जाता है।